आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब इसकी दरियाफ्त हुई थी इस एसिड की तो ये न्यूक्लियस में पाए गए थे। इस वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा है। एसिड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नेचर ही एसिडिक है। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वन इज कॉल्ड डीएनए, द अदर इज कॉल्ड आरएनए। डीएनए, डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं और राइबो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, इससे पहले आपने क्या समझना है? इससे पहले आपने इसकी यूनिट को समझना है, ठीक है? याद रखें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में जो राइबोज शुगर होता है उसके उस राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन डिलीट हुआ होता है। कैसे? इधर आ जाए। राइबोज पेंटोज एक ही बात है। देखिए, राइबोज पेंटोज यानी 5 कार्बन वाला शुगर, राइबोज भी 5 कार्बन वाले शुगर को कहते हैं। इधर देखिए इस स्ट्रक्चर को, इसमें देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन वाला शुगर को राइबोज कहते हैं। ओज मोनोसेकेराइड शुगर का नाम है, तो राइबोज 5 कार्बन वाला शुगर। ये भी देखिए, ये भी 5 कार्बन वाला शुगर है, 1 2 3 4 और ये रहा 5 कार्बन है, तो ये भी राइबोज शुगर है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यानी डीएनए में जो ओरिजिनल और आरएनए में जो बड़ा फर्क है वो ये है। कार्बन नंबर 2 पे देखिए, 1 2 कार्बन नंबर 2 पे देखिए, यहां पे OH ग्रुप है, और यहां पे आ जाए कार्बन नंबर 2 पे देखिए, 1 2 2 नंबर पे, 2 नंबर कार्बन पे यहां ऑक्सीजन डिलीट हुआ है। तो इस वजह से इस राइबोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डी का मतलब है डिलीट, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, राइबोज यानी इस राइबोज शुगर से ऑक्सीजन डिलीट हुआ है। टू यहाँ पे लिखा है मैंने, क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बन नंबर 2 की बात हो रही है, 2 डीऑक्सीराइबोज इसको कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा फर्क, ये जो नाम रखा गया है ये यहाँ पे रखा गया है, ये राइबोज शुगर की वजह से इसका नाम रखा गया है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में राइबोज राइबोज शुगर है। क्लियर है? अच्छा, याद रखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए ये हमारे पास पॉलीमर्स है। इसके जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए और आरएनए ये बने हैं किसी से? न्यूक्लियोटाइड से। यानी डीएनए का जो मोनोमर, डीएनए का जो यूनिट है या आरएनए का जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड मुश्तमिल है, किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड दरअसल में 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक तो राइबोज शुगर लाजमी है। इसके अलावा राइबोज शुगर के साथ अटैच होता है क्या? फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। यानी अगर आप देखें, फास्फेट ग्रुप और ये रहा पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर, और ये रहा हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर लाजमी है 3 कंपोनेंट, फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये न्यूक्लियोटाइड में होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब पहले आपने न्यूक्लियोटाइड को समझना है, फिर इसमें मोनोन्यूक्लियोटाइड को समझना है, फिर इसके बाद डाइन्यूक्लियोटाइड को, फिर ज्यादा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको। तो ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड भी है। देखिए, मोनो के मतलब है एक, यूनिट सिंगल। फास्फेट ग्रुप आज जानते भी है, राइबोज शुगर थोड़ा बहुत हो भी चुका है। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजनस बेस लिखा है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस किसे कहते हैं? यानी वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर या वो कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन ऐड हुआ हो, तो उसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को, यानी इस स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन नजर आ रहे, तो इसका नाम इसलिए नाइट्रोजनस बेस रखा है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस की थोड़ी सी और भी वजाहत करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, वन इज कॉल्ड प्यूरिन एंड द अदर इज कॉल्ड पायरामिडीन। ठीक है, यानी नाइट्रोजनस बेस के 2 टाइप्स हैं। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को क्या कहते हैं? पायरामिडीन। पायरामिडीन
अच्छा, प्यूरीन और पायरामिडीन में फर्क क्या है? प्यूरीन और पायरामिडीन में सबसे बड़ा फर्क जो है वो उसके रिंग कंपाउंड पे है। यानी प्यूरीन जो है डबल रिंग कंपाउंड है और पायरामिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड है। ये देखिए, डबल रिंग यहाँ पे भी है, डबल रिंग यहाँ पे भी है, और सिंगल रिंग, ये वाला सिंगल रिंग, ये सिंगल रिंग और ये सिंगल रिंग कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, प्यूरीन में जो हमारे पास उसके बेसिस जो बनते हैं वो है एडेनिन और गवानीन। डबल रिंग कंपाउंड भी है, एडेनिन और गवानीन हमारे पास प्यूरीन है। और पायरामिडीन जो है वो हमारे पास क्या है? थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी केमिस्ट्री, ये थायमीन का है, ये साइटोसिन का है और ये यूरासिल का है। अच्छा, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो प्यूरीन तो तमाम के तमाम, यानी एडेनिन और गवानीन उसमें होते हैं, थायमीन और साइटोसिन इसमें। लेकिन आरएनए के केस में इस थायमीन की जगह पे यूरासिल ऐड होता है। यानी ये भी एक दूसरा फर्क आ गया हमारे पास कि डीएनए और आरएनए में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एक जैसे होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डीएनए थायमीन हमारे पास आता है, इन केस ऑफ आरएनए हमारे पास यूरासिल बनता है। ठीक है। तो ये दो बड़े फर्क भी मुझे यकीन है कि आपको आते होंगे भी। अच्छा, अब आते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड की थोड़ी और भी वजाहत करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, इसको समझते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड को। मैंने ऊपर लिखा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप शॉर्टकट एटीपी कहते हैं। यहां पर आ जाए इस जगह पे न्यूक्लियोटाइड में, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे ये वाला, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसको हम राइबोस कहते हैं। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, और यहाँ ये ऑक्सीजन भी है। चले, एक राइबोस शुगर ये हुआ। ठीक है। राइबोस शुगर के साथ यहाँ पर जो आपको डबल रिंग कंपाउंड नजर आ रहे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस हुआ, और इस जगह पे ये एडिशन, ये एक फास्फेट, तो 1 2 3 कंपोनेंट हो गए, तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड तो बन गया। अब थोड़ी और भी वजाहत करते हैं। ये देखिए, जब हम इस राइबोस शुगर को लेते हैं, क्या राइबोस शुगर, अच्छा, और राइबोस शुगर के साथ साथ ये जो नाइट्रोजीनियस बेस, इसकी जगह पे मैं एडेनिन, यानी इसको मैं कंसिडर करता हूं क्या, एडेनिन। क्लियर? राइबोस शुगर और एडेनिन जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं क्या, एडिनोसिन। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक फास्फेट की वजाहत की है, तो मैं इधर लिखता हूं किस चीज को, फास्फेट को। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ मेरे पास यहां तक, तो कितने फास्फेट मैंने ऐड कर दिए, एक, तो ये रहा मेरे पास क्या, एडेनोसिन मोनोफास्फेट। अब दूसरा कर लूं तो कितने हो गए, 2 फास्फेट, तो मोनो की जगह पे फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, डाइफास्फेट। और यहां पर तीसरा मैंने रख लिया, तो कितने फास्फेट हो जाएंगे, ये भी काट दिया मैंने, तो ट्राइफास्फेट। तो ये कुछ ऐसा ही बनता है कि एडेनोसिन 1 2 3 फास्फेट को ट्राइफास्फेट, तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट हो गया। क्लियर है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है। चलिए एक और वजाहत भी करते हैं। यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये जो आपको नजर है इस ऑक्सीजन और फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है, ये जब टूट जाता है तो एक फास्फेट ग्रुप यहां से चला गया, कितने फास्फेट रह गए, 2, तो फिर इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, इसके टूटने के बाद ये जो टूटता है ये बॉन्ड, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी आपकी किताबों में है 7.3 के कैलोरीज की एनर्जी रिलीज करते हैं एक फास्फेट के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन की वजह से। अब फिर दोबारा एडीपी से फिर से एटीपी बन सकती है, अगर हमने यहाँ पे इसके साथ क्या ऐड कर दिया, फास्फेट फिर से, तो 3 फास्फेट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, एडीपी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फास्फेट, जितने भी आप फास्फेट को ऐड करें फिर भी एक ही न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी टाइप्स की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड।
डाई का क्या मतलब हुआ? दो। न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब हुआ? यानी दो न्यूक्लियोटाइड से कोई मॉलिक्यूल बनता है तो इसको डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये देखिए इस तरफ आ जाए, ये इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, इस तरफ ये आ जाए, ये हमारे पास फिर से 5 कार्बन वाला शुगर 1 2 3, ये रहा एक फास्फेट और ये है नाइट्रोजन बेस, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। क्लियर? फिर इस जगह पे देखिए, ये राइबोस शुगर, ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस और ये फास्फेट। कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? दो। एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला हुआ, ये नजर आ रहे, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। अच्छा, और ये ऊपर वाला दूसरा क्या हुआ? ये भी दूसरा, दो न्यूक्लियोटाइड। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अच्छा, डाई न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास तीन बड़े एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने लिखा भी है NAD। NAD निकोटिनिक अमाइड या निकोटिनिक अमाइड जो विटामिन से इसके साथ अच्छा है उसकी तरफ आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास रेबोस शुगर है, ये फास्फेट है, ये क्या है? ये हमारे पास एडेनिन है, नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, ये हमारे पास फास्फेट, ये रेबोस शुगर और ये नाइकोटिनिक एसिड है। क्लियर है? तो ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ? NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं यहां पर फास्फेट ग्रुप को ऐड करूं, यहां आ जाए, ये मेरे पास राइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप के साथ इस साइड पे नाइट्रोजन बेस, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। एक ये देखिए, ये शुगर है, ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस हुआ और ये हमारे पास फास्फेट, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ। अब ये भी हमारे पास एक राइबोस शुगर है। क्लियर? अच्छा, और ये फास्फेट ग्रुप हुआ और ये हमारे पास निकोटिनिक एसिड हुआ, यानी अच्छा, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये न्यूक्लियोटाइड ये है, यहां पर मैंने फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास NADP हो गया, यानी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। NADP का क्या मतलब है? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। और NAD का क्या मतलब हुआ? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, एक और एग्जांपल भी है हमारे पास जिसको हम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये भी डाइन्यूक्लियोटाइड की ही एग्जांपल है। चले इस तरफ आ जाए, ये फिर हमारे पास राइबोस शुगर हुआ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला शुगर, यहाँ पे मैंने इसके साथ एडेनिन ऐड कर दिया। ठीक है, इस जगह पे मैंने फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया है। और याद रखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन ये हो गए, तो 5 कार्बन वाला ये दूसरा राइबोस है और राइबोस के साथ फास्फेट ग्रुप इधर एक फास्फेट ग्रुप ये है 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन वाला राइबोस शुगर, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये वाला जो है फास्फेट है। तो ये जो फास्फेट है ये इस न्यूक्लियोटाइड का है, यहां तक इस न्यूक्लियोटाइड का हुआ, और यहां से इधर तक क्या हुआ? ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप हुआ, ये राइबोस शुगर और ये हमारे पास फ्लेविन है। तो ये फ्लेविन, ये एडेनिन, ये जो स्ट्रक्चर है, और पूरा क्या हुआ? डाइन्यूक्लियोटाइड। दफा फिर से देखें, ये हमारे पास क्या है? 5 कार्बन वाला राइबोस शुगर है, 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5, इसका फास्फेट यहाँ पे और इधर एडेनिन ऐड हुआ, ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है। फिर आ जाए, ये हमारे पास 5 कार्बन वाला राइबोस, ये फास्फेट और ये हमारे पास फ्लेविन, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये भी डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। क्लियर? अब आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरफ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो एग्जांपल बनते हैं वो डीएनए और आरएनए है। डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है आपको ऑलरेडी पता भी है कि डीएनए का यही स्ट्रक्चर है, आप जानते भी हैं 10 क्लास और जो लोअर क्लासेस में आपने नाम भी इसके सुने होंगे। अच्छा, डीएनए का जो मॉडल पेश किया गया था उसकी भी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। क्रिक एंड वाटसन ने 1953 में, मेरे ख्याल से 1953 में मॉडल पेश किया था डीएनए का। उनके मॉडल के मुताबिक डीएनए जो है हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल का मतलब है ये एक हेलिकल हेलिक्स है, ये दूसरा इसके ऊपर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है। ठीक है। अच्छा, ये जो डीएनए है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या मतलब है कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर में ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है,
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये मतलब है। अच्छा, शुगर और फास्फेट रन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप इसको गौर से देखें, यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर शुगर और फास्फेट ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। और साथ साथ में टू स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी ये जो दो स्ट्रैंड है, इस दोनों स्ट्रैंड के दरमियान जो यहां पर बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। याद रखिए, नाइट्रोजीनियस बेस अगर आप याद करें, भी मैं अब बता चुका हूं, नाइट्रोजीनियस बेस में हमेशा प्यूरीन पैरामिडीन के साथ बॉन्ड करता है, और प्यूरीन पैरामिडीन के साथ या पैरामिडीन प्यूरीन के साथ बॉन्ड करता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और एक बात याद रखें, डीएनए में एडेनिन हमेशा बॉन्ड करेगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, और गवानीन हमेशा बॉन्ड करेगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। एडेनिन और गवानीन दोनों हमारे पास प्यूरीन है, ये आप जानते भी हैं, और थाइमिन और साइटोसिन हमारे पास क्या है, ये पैरामिडीन है। तो एडेनिन और थाइमिन आपस में बॉन्ड करेगा, गवानीन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड करेगा। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड होगा, और गवानीन और साइटोसिन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, गवानीन और साइटोसिन या एडेनिन और थाइमिन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन। और आप जानते भी हैं हाइड्रोजन किसके दरमियान बनता है, कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, वो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन हमेशा नाइट्रोजन के साथ बनता है। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है। अच्छा, इसको गौर से देखे, पैरामिडीन प्यूरीन, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आए, साइटोसिन, साइटोसिन के साथ कौन बॉन्ड करेगा, गवानीन। अच्छा, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं किधर, ये थाइमिन है और ये एडेनिन है। थाइमिन के साथ हमेशा क्या बॉन्ड करेगा, एडेनिन। मैंने आपको एक और बात भी वजाहत की थी कि देखिए, ये जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये किस चीज का, साइटोसिन का और गवानीन का। साइटोसिन जो हमारे पास पैरामिडीन है, और गवानीन जो प्यूरीन है, या थाइमिन जो हमारे पास पैरामिडीन है और एडेनिन प्यूरीन। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ देखें, मैंने आपको वजाहत भी की है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हमेशा किसके दरमियान बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, या बनेगा किसके दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, या बेबी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए जहां पे थाइमिन और एडेनिन आपस में बॉन्ड करते हैं। देखिए, ये कार्बन है, ये चले इस तरफ आ जाए, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ कौन बॉन्ड कर रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड देखे, यहां पर भी ऑक्सीजन, या इसको देखे, यहां पर ये जो बॉन्ड हुआ है, यस, और ये जो बॉन्ड हुआ है ये डबल बॉन्ड है, समझ आ रहे, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसको देखे, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला शुगर ये है, इसके ऊपर ये फास्फेट है, और ये देखे ये साइटोसिन्स के साथ ऐड है। फिर देखे ये 5 कार्बन वाला शुगर और इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप, क्लियर। यहाँ पे थाइमिन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी वजाहत करता हूँ, राइबोस का 5 कार्बन वाला जो शुगर है, इसके साथ कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। और ये जो 5 कार्बन वाला शुगर है, इसके कार्बन नंबर 5 पे ये फास्फेट ग्रुप अटैच है, समझ आ रहे। याद रखे, यहां पर जो बॉन्ड हुआ है और यहां पर जो बॉन्ड हुआ है, ये 2 ईस्टर बॉन्ड हुए हैं। और ईस्टर बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, ईस्टर बॉन्ड का अगर आपको याद है, ईस्टर बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, ईस्टर बॉन्ड हमेशा कार्बन और कार्बन के 2 साइड पे ऑक्सीजन लाजमी है, समझ आ रहे। यानी ये देखिए, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, इस साइड पे अगर आर ग्रुप हो और उस साइड पे भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो कोई बात नहीं। ये जो बॉन्ड हो, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये ईस्टर बॉन्ड है। ये देखिए कौन सा, इस जगह पे थोड़ा गौर करें, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये रहा, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, ये हमारे पास ईस्टर बॉन्ड है, या इसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, वो हो भी चुका है, हमने लिपिड्स पढ़ा था, उसमें हमने ईस्टर की वजाहत की थी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ वजाहत करेंगे। अब अगर इस बॉन्ड में यहाँ पर मैं फास्फेट को ऐड करूं, क्या किसको ऐड करूं, फास्फेट को, तो फिर मैं इसको कहूंगा फास्फो ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि इसके कार्बन के
कार्बन की जगह पे फास्फेट आया है। अब आ जाए इस तरफ, यहां पे जो मैं वजाहत कर रहा था, यहां पर इस जगह फास्फेट ग्रुप फिट है, इस साइड पे भी ऑक्सीजन है और इस साइड पे भी ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी ये देखिए, ये फास्फेट है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये आर ग्रुप ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसको देखिए, ये रहा मेरे पास एक ईस्टर बॉन्ड। क्लियर? एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, इसको मैं मिटाता हूं फिर से, इसको देखिए गौर से। अगर मैं इसको यहां पर देखूं, ये फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट के एक साइड पे फिर से ऑक्सीजन है, फास्फेट के दूसरे साइड पे भी ऑक्सीजन है। ये देखिए, फास्फेट के इस साइड पे ऑक्सीजन, फास्फेट के इस साइड पे भी ऑक्सीजन, और ये इसके इस साइड पे कोई आर ग्रुप नहीं। आर ग्रुप का मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। देखिए ईस्टर हुआ, कितने ईस्टर हुए? 2। समझ आ रहे हैं? कितने हुए? 2। तो इस जगह पे इस लिंकेज को हम बॉन्ड का क्या नाम देंगे? फास्फो। फास्फो का मतलब फास्फेट। और ईस्टर हुए, ईस्टर तो हो गए, और कितने ईस्टर हुए? डाई ईस्टर। तो फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। और अगर आपने लिखना भी है इंग्लिश में, तो वो इसमें और भी वजाहत कर सकते हैं कि राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पे 1 2 3 4 5 एक ईस्टर लिंकेज यहां पे बन गया, और दूसरे फास्फेट दूसरे राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 पे 1 2 3 3 नंबर पे यहां पे दूसरा फास्फेट हुआ। तो एक राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पे, दूसरे राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 पे 2 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। इस वजह से इस बॉन्ड को फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड या फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज कहते हैं। अब देखिए, ऊपर इस तरफ से मैं आ रहा हूं, 5 प्राइम से मैं आ रहा हूं, तो 5 प्राइम से मैं अगर फास्फेट को देखूं, तो ये देखिए कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ऐड है, फिर ऊपर से जाए इधर, फिर ये कार्बन नंबर 5 पे फिर फास्फेट ग्रुप ऐड है। यानी इस साइड से अगर आप देखते हैं, तो इस साइड से 5 प्राइम, इसको 5 प्राइम कहते हैं क्योंकि इसके हर कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप ऐड है। चले इसकी उल्ट साइड पे देखते हैं, इस साइड पे आ जाए। इस साइड पे इसको मैंने उल्टा भी लिखा है, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है। यानी ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर मॉडल बनता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। 5 एंड यहां पे है तो 5 एंड यहां पे होगा, 3 एंड यहां पे है तो 3 एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इसको देखिए, यहां पर कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ था। न्यूक्लियोटाइड में ये लाजमी है कि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस ऐड हो, और कार्बन नंबर 5 पे क्या ऐड हुआ था? कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ था। ठीक है, ये देखिए कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप। यहां पर भी देखिए कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप। अब इसको उल्टा यहां पे करें, इस जगह पे देखिए, ये हमारे पास राइबोज शुगर है, तो यहां पर गिनती इस तरफ से नहीं, इस तरफ से है। देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस ऐड है, और कार्बन नंबर 5 पे 1 2 3 4 5 पे क्या है? फास्फेट ग्रुप है। फिर से देखिए इसको उल्टा की तरफ, उल्टा चलते हैं इस तरफ से, तो कार्बन 1 2 3 नंबर पे यहां पर फास्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। समझ आ रहे हैं? अच्छा, इसको देखिए, यहां पर फिर से जाए, ये राइबोज शुगर है, तो राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 1 ये है, 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 1 पे फिर से नाइट्रोजनस बेस ऐड है, और कार्बन नंबर 5 पे देखिए 1 2 3 4 5 पे फास्फेट ग्रुप ऐड है। यहां पे भी डबल ईस्टर बनते हैं, बट डबल ईस्टर बॉन्ड कहां पे? ये देखिए, ये रहा हमारे पास कार्बन, ठीक है, कार्बन के इस साइड पे ऑक्सीजन, और सॉरी ये देखिए फास्फेट, ये रहा हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, तो ये एक ईस्टर यहां पे बना है, एक ईस्टर, यानी यहां से यहां तक ईस्टर बना है, यहां से यहां तक एक और ईस्टर बना है, तो दो ईस्टर यहां पे भी बनते हैं। तो देखिए कार्बन नंबर 5 पे फिर फास्फेट है, इधर कार्बन नंबर 5 पे फिर फास्फेट है, तो 5 2 3 प्राइम एंड इस साइड से हो गया, 5 2 3 प्राइम एंड इस साइड से भी है, और 5 2 3 प्राइम एंड इस साइड पे ही है। ये 3 प्राइम एंड का क्या मतलब है? अब देखिए 3 प्राइम एंड का मतलब है कि इस साइड से अगर देखें, तो 3 नंबर कार्बन पे क्या ऐड हो रहा है? फास्फेट ग्रुप ऐड हो, यानी यहाँ पे भी ईस्टर बॉन्ड होगा। तो यहाँ से 3 कार्बन नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से 3 वाला कार्बन, कार्बन नंबर 3 है, ये देखिए 1 2 3, तो 3 एंड हुआ। यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर ये 1 2 3 4, कार्बन कौन सा नजर आया? 5, तो ये 5 एंड हुआ, यानी 5 ये कार्बन के
जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे डिवीजन हुआ है। आ जाइए डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा खुलासा इस पे देखते हैं। डीएनए का जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है वो 5 एंड ऊपर है और 3 एंड ऊपर, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 5 एंड ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रैंड बनता है राइबोज शुगर और फास्फेट की वजह से। ये राइबोज शुगर है और ये फास्फेट, फिर से देखिए, फिर फास्फेट, फिर राइबोज शुगर, फिर फास्फेट, फिर राइबोज शुगर, फिर फास्फेट, फिर राइबोज शुगर। ठीक है, अब देखिए हर राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस ऐड है। ठीक है, अब ये देखिए राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, इधर भी है और इधर भी है। मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर गवानीन आ रहे तो गवानीन के उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, साइटोसिन और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इधर आ जाए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइबोज शुगर है, ये हमारा फास्फेट है, कार्बन नंबर 1 पे साइटोसिन ऐड है, तो साइटोसिन और गवानीन के साथ के दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 बन रहे, समझ आ रहे। अच्छा, ये देखिए फिर राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे थाइमीन है, राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पे क्या है, फास्फेट है। तो एक नाइट्रोजन, ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है। इधर आ जाए, राइबोज शुगर ये है, फास्फेट है और इसके इस साइड पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऐड है। एडेनिन के साथ कौन बांड कर रहा है, थाइमीन बांड कर रहा है। तो एडेनिन के साथ थाइमीन बांड करेगा, साइटोसिन के साथ गवानीन, या गवानीन के साथ साइटोसिन, थाइमीन के साथ एडेनिन। इधर देखिए साइटोसिन आया है तो साइटोसिन के साथ कौन बांड कर रहे हैं, गवानीन। यानी ये हेलिक, ये जो लेदर लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये कौन बना रहे हैं, ये राइबोज शुगर और फास्फेट। ये भी बन रहा है, ये कौन बना रहा है, ये भी राइबोज शुगर और फास्फेट। दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही है वो नाइट्रोजन स्पेस ही कर रही है, और नाइट्रोजन स्पेस का रूल्स रेगुलेशन आप, मुझे यकीन है कि आप जान गए होंगे। अच्छा, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसको मैं यहां से काटूं, यहां से फॉर एग्जांपल, और एक स्ट्रैंड बनाऊं, सिंगल स्ट्रैंड, तो ये मेरे पास आरएनए बन गया। लेकिन इसमें एक रूल याद करें, उसमें सिर्फ किसको ऐड करें, हिस्टामिन की जगह पे यूरासिल ऐड करें। जब यूरासिल ऐड होता है तो एडेनिन के साथ बॉन्ड नहीं बनता, तो इस वजह से वो डबल हेलिकल बनता भी नहीं है। तो आरएनए में एक और फर्क भी आया आरएनए और डीएनए में, कि आरएनए में क्या बनता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। याद रखिए, बस तमाम न्यूक्लियोटाइड, यानी यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है, उसमें थाइमीन के न्यूक्लियोटाइड शामिल है, गवानीन के न्यूक्लियोटाइड है, साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन आरएनए में एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड होंगे, एडेनिन के, साइटोसिन के होंगे, गवानीन के होंगे, लेकिन थाइमीन की जगह पे यूरासिल के न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अगर किसी को समझने हैं तो आप अभी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।